नमस्कार साथियों, मैं हूं शशांक और एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस सेट प्रैक्टिस में हम लोग दूसरा सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग दूसरा सेट करेंगे। पहला सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। अच्छा, इस सेट में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था तो ये क्वेश्चन न केवल बीपीएससी का एईडीओ के लिए है, बल्कि यह क्वेश्चन जो है आपको टीआरई के लिए भी है, टीचर वाली वैकेंसी में भी काम आएगी। इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल बीएसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे +2 लेवल का है या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो, सीजीएल का हो, और भी कोई भी एग्ज़ाम होती है जो बीएसएससी कंडक्ट कराती है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी एसआई के लिए भी आया हुआ वैकेंसी बीपीएसएससी का, उसके लिए भी इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं होता है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए लड़ेंगे, अगर सिलेबस के अंतर्गत आता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस सेट में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बिहार ओरिएंटेड जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यान में रखेंगे और यह सोच के कभी नहीं तैयारी करेंगे कि केवल ये वीडियो में आएगा, बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा सेट। चलिए दूसरा सेट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति, 1 मिनट, हाँ, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था, प्रश्न यह पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा के साथ। 13वीं शताब्दी में यानी 1300 ईस्वी के बाद से जो बंगाल का प्रांतपति था, उसका नाम था गयासुद्दीन, जो आगे चल के यह तुगलक वंश की भी स्थापना करता है। तुगलक वंश की भी स्थापना करता है। कब करता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे, 1320 में करता है। और इसी का तो गयासुद्दीन का ही उत्तराधिकारी कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT बनता है, जिसके बारे में बहुत सारे आप इतिहास में उसकी कहानी सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा के साथ बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन तुगलक ने 13वीं शताब्दी में युद्ध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा के बारे में प्रश्न दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बजटीय घाटे का योग सरकार का ऋण और दायित्व, ये सभी को जोड़ देते हैं तो ये बजट हमारा राजकोषीय घाटा हो जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, बजटीय घाटा, बजट में जो सरकार की घाटा होती है, बजटीय घाटा प्लस इसमें क्या करेंगे, बाजार का ऋण, सरकार द्वारा बाजार का ऋण, और इसी में ऐड कर देंगे हम सरकार की देयताएँ, सरकार की देयताएँ। ये तीनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो ये हमारा राजकोषीय घाटा निकलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1951 में। 1951 में पहला संशोधन किया गया था, उसी टाइम में विधेयक भी लाया गया था। और संशोधन करके क्या जोड़ा गया, तो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या रखा गया है, तो कुछ ऐसे मामले जिसमें सरकार अगर कानून बनाती है, उसको न्यायालय के हस्तक्षेप से दूर रखा गया था। और इसी में क्या था, भूमि सुधार कानून इसी के अंतर्गत रखा गया था। तो जो 1951 में पहला संशोधन किया गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, केवल 8 थी, उसको 9 कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे मामलों को दिया गया जो कि न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखा गया, जिसमें भूमि सुधार लाया गया था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 महीना। 6 महीना के लिए आपात की घोषणा किया जा सकता है। और फिर इसको क्या करना होता है, तो संसद द्वारा, है ना, इसमें अनुमोदन चाहिए होता है। अगर सरकार अनुमोदन कर देती है तो फिर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। 6 महीने इसका सही उत्तर हो जाएगा।
5वां नंबर प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते, एक मिनट, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जो भी ग्रह होता है वो क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। ये पहली बार अगर इस कौन बताया था, तो ये हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस के बारे में जानिएगा कि यह पोलैंड का निवासी था, पोलैंड का निवासी था, और इसका जन्म कब हुआ था? 1473 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और इसी ने पहली बार बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न बना दिया गया है कि तिब्बत से कौन नहीं लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला जो है उत्तराखंड का तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची। रांची वाला क्षेत्र जो था यह बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। बात करें बिरसा मुंडा जी का, तो अच्छा, रांची के अलावा इसमें क्या दे सकता है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का क्षेत्र वो बिरसा मुंडा का ही क्षेत्र था जो रांची का क्षेत्र बन गया है। अच्छा, बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में जन्म हुआ था, और इनका जन्म किस तारीख हुआ था? तो 15 नवंबर को ही जन्म हुआ था। अब 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस भी, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर? यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट, डालमिया नगर में क्यों सीमेंट उद्योग होता है? क्योंकि यह जो है यह कैमूर के क्षेत्र में आता है, कैमूर के पठारी क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध वकील थे, वकालत कर रहे थे, और असहयोग आंदोलन 1920 के समय में यह अपना लाभप्रद वकालत छोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 94,163। एक तो याद ही रखना चाहिए आपको, हमेशा 3-4 बार बोलिएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसके पहले 11 राज्य हो बड़े हैं, 94,163 से ज़्यादा उन क्षेत्रफल रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, भौगोलिक क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर जिला। शिवहर जिला जो है इसका क्षेत्रफल मात्र 443 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह शेखपुरा हो जाता है, यह जनसंख्या के आधार पर। आज क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अगर जिला की बात करें तो वो भी ध्यान रखेंगे पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिला जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 12 नंबर प्रश्न है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां। शेर खां जो आगे चल के शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, यह सूरी वंश की स्थापना भी करते हैं और 1530 ईस्वी में बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। कहाँ पे? तो ये ऑप्शन सी सही है, पातशाहनामा में। पातशाहनामा में पंचायत की जागीर जो है यह बिहार के अधीन, बिहार के भाग के रूप में वर्णित किया गया है। पातशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है ये भी याद रखेंगे, यह जहांगीर
शाहजहाँ के दरबारी था अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा यह रचना किया गया था पारसानामा। यह प्रश्न पूछा गया है, पारसानामा किसके द्वारा लिखा गया है? एसआई के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। मैं खुद एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम। सासाराम जिला में शेर शाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा जो है यह अष्टकोणीय है और कृत्रिम झील के बीच में मौजूद है। चलिए किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये भी याद रखेंगे, यह जो मीर मोहम्मद अलीवाल के द्वारा यह डिजाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए। यूएसए के वैज्ञानिक या डॉक्टर जो भी कहिए, उन्होंने आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में प्रत्यारोपित किया था। और अगर बात करें विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो यह क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। ये मानव का हृदय मानव में प्रत्यारोपित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक को कैसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन क्या करता है? तो यह जो भी रिकॉर्ड होता है, किसके पास गया, किसके पास आया, जैसे हम लोग को ये पैसा ट्रांसफ़र करते हैं फिजिकली रूप से, तो उसका सारा डेटा रहता है कि हाँ ये पैसा यहाँ गया वहाँ गया। ये ब्लॉकचेन क्या करता है? इसको सारा रिकॉर्ड को इनक्रिप्टेड रखता है, और कोई नहीं तोड़ सकता है, किसी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं पहुँचता है कि ये कहाँ गया। इसी को ब्लॉकचेन टेक्निक कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? सही उत्तर हो जाएगा दात्र, कोशिका और रक्ता। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया के नाम से कहा जाता है। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, और इसको भारत सरकार कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का भी लक्ष्य रखा है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यह मुख्य रूप से महिलाओं में होने वाली समस्या है, बीमारी है। 18 नंबर प्रश्न है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? किसके द्वारा? शाखाओं की संख्या की गणना करने से? बिल्कुल नहीं। जमीन से 1 मीटर ऊंचे तने के घेरे के माप से करके उसकी वलय का काउंट किया जाता है। वलय का काउंट करके किया जा सकता है। यह ऑप्शन जो है सही है। पेड़ की ऊंचाई का माप करने से यह गलत कथन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पौधे की तना के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डैश में भी मदद करता है। 19 नंबर का क्या हो जाएगा? तो पौधे के तना जो होता है भोजन के भंडारण में भी मदद करता है, पौधे का आकार देने में भी मदद करता है, श्वसन में भी मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण में कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जिसके प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि मरुस्थलीय पौधा जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, तो उसकी तना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। इस प्रकार से हमारा चारों जो ऑप्शन दिया गया है वो मिल जाएगा इसमें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे की मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? यानी कीटभक्षी पौधे बनने का क्या कारण है मुख्य रूप से? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण से कीटभक्षी पौधे का जन्म होता है। अच्छा, कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? तो जानवरों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और अपनी उसकी जो नाइट्रोजन की नीड है उसको पूरा करते हैं। तो
अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक बहुत फेमस है जिसका नाम है नेफेंथस, उसको याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कीटभक्षी पौधे के। एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, कोबरा लिली है, ये सब एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है, कैसी होती है? द्विगुणित होती है, इसे ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं क्या चीज़ का यूज करेगी? तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होगा उसको ख़त्म करेगी। इसीलिए जब हमको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब बॉडी थोड़ा सा गर्मी के दिनों में खास करके जब हमारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग ग्लूकोज भी पीते हैं और उसी से हमारे कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी मिलती है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। मतलब पादप कोशिका होती है और कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो इन दोनों की अगर हटा दिया जाए मतलब इसका ये जो भाग हो जाएगा इसको प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। एक कोशिका भित्ति हो गया, ये बीच वाला जो भाग हो गया इसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? इसे हमेशा याद ही रखेंगे, जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? तो या इसे ध्यान ही रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्वथनांक होता है। 25 नंबर प्रश्न है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने से गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें कौन है? एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा NO और O2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाने से ये दोनों रंगहीन गैस है और दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो गहरे भूरे रंग की गैस बन जाती है, NO और O2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा A2O3। इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न दे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा N2O, जिसको क्या कहा जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग सचेतक के रूप में भी किया जाता है। लाफिंग गैस व्यक्ति को जो गंभीर अवसाद से शिकार रहते हैं उनकी इलाज के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी सही है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लोहे की बुरादी में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? यानी लोहा क्या हो गया? Fe हो गया। और इसमें अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला देते हैं तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा FeCl2 + H2 गैस निकल जाएगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं अब, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? एक तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ये सही हो जाएगा। लोहे के बुरादे में अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस के साथ आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर प्रश्न जो है देखिए, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? pH जो होता है ये 7 दो भागों में बांटा रहता है, 0 से लेके 7 तक, 7 से लेके 14 तक। तो ये क्या होता है? एसिडिक होता है,
और एसिडिक कैसे बढ़ता है, 0 के पास में जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा हार्ड एसिडिक होता है, और 14 के पास में जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा बेस होता है। 7 के नज़दीक में जो जाएगा तो 7 से ऊपर रहेगा तो ये कम एसिडिक, और यहाँ पे 7 से के पास में रहेगा वो कम बेस हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि किसका pH 7 से अधिक है, तो बेस वाले हमको खोजना है, बेस मिल जाएगा तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। गैस्ट्रिक जूस यह क्या होता है, एसिडिक होता है। हमारे पेट में जो एसिडिक कहा जाता है ना, जो हम लोग इनो पीते हैं तो वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के कारण से ही होता है। रक्त प्लाज्मा, रक्त के जानते हैं हम लोग pH क्या होता है, 7.4 माना जाता है। तो रक्त प्लाज्मा जो हो गया हमारा बेस नेचर का हो जाता है, 20 सही उत्तर हो जाएगा। सिरका तो एसिडिक है, हार्ड एसिडिक में सिरका आता है। 31 नंबर प्रश्न है 31, शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा। यानी कोई भी अगर कोई भी एटम है उसमें क्या चीज़ हटा दिया जाएगा तो धनावेशित हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हटाया जा सकता है, कोई भी एटम है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है या इलेक्ट्रॉन हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर डाला जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब कि यह इसका प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो धनावेशित करने के लिए क्या बोला जाएगा, क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को हमको हटाना होगा, ऑप्शन बी सही है। हम लोग प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, स्टैटिक है, याद ही रखेंगे। -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री। इसके साथ -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखिए या -40 डिग्री सेल्सियस लिखिए, दोनों बात बराबर है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में यानी किस दिशा में बनता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। दोपहर के बाद ही, एक मिनट, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा या स्थिति में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कब बनेगा, तो दोपहर के बाद ही बनेगा, दोपहर के बाद। इंद्रधनुष भी 2 टाइप का बनता है, एक प्राथमिक बनता है और एक द्वितीयक बनता है। प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, तो इसमें बाह्य में आपको लाल आंतरिक और बाह्य में रेड हो जाएगा और आंतरिक में क्या होगा, नीला या बैगनी कहिए, बैगनी। इसका उल्टा कर दिया जाएगा ना तो ये आपको द्वितीयक बन जाएगा। और जो इंद्रधनुष बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें क्या घटनाएं होती है, तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार टोटल इंटरनल TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यही 2 बार अपवर्तन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांतिक परिवर्तन हो जाएगा तो द्वितीयक बन जाएगा। द्वितीयक में क्या होगा, यह चेंज हो जाता है। तो इंद्रधनुष प्रश्न को देख लेते हैं फिर से। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, दोपहर के बाद बनेगा। और प्राथमिक बनता है, द्वितीयक बनता है। प्राथमिक कब बनता है, तो प्राथमिक में होता है, उसकी पहचान क्या है, तो बाह्य जो ये जो छल्ला बनेगा ना उसके सबसे बाहर में क्या होगा, तो रेड होगा। सबसे नीचे क्या होगा, तो ये आंतरिक वाला में बैगनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न का इसमें जो आंसर दिया गया समतल दर्पण दिया गया है इस बुक में, लेकिन आप लोग ENT स्पेशलिस्ट के लिए देखिएगा कहीं उत्तल दर्पण भी दिया जाता है, अवतल दर्पण भी दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, देख लीजिएगा, आप लोग अपने से चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अवतल दर्पण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
35 नंबर है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल है क्या ऑप्शन में? डेसिबल, यानी ऑप्शन हमारा इसमें कोई नहीं मिल रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डेसिबल, डेसिबल होता है। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? मात्रक विहीन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो किसी भी दो घनत्व के बीच में जो अनुपात लिया जाता है, यानी घनत्व का जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी केजी पर यूनिट लीटर कर सकते हैं, और वैसे ही केजी पर यूनिट लीटर हो जाएगा। दो का रेशियो लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये मात्रा विहीन हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 हो गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? विद्युत धारा पहचान करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन सी अमीटर। अमीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा बह रही है कि नहीं, फ्लो हो रही है कि नहीं, इसको चेक किया जाता है। अमीटर के बारे में एक और बात ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि यह जब भी किसी भी सर्किट में यूज किया जाएगा तो यह सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वहीं आपको गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको कैसे यूज किया जाएंगे? गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर यह पैरेलल में यूज किया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन बी सही है, चावल। चावल जो है भारत के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, और लगभग 32% क्षेत्रफल में जो खेती वाला ज़मीन है उसमें चावल का खेती की जाती है। 39 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। इसका था 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? तो कब से कब तक था? तो ये 7 से लेके 11 तक था, 7 से लेके 12 तक था, 5 साल का था पंचवर्षीय योजना, जिसके लक्ष्य क्या रखा गया था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि रखा गया था। याद करने के लिए कि 11वीं कब था, 12वीं कब था, तो याद रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 में शुरुआत की गई थी, लेकिन 3 साल बाद लगभग 2015 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो 12वीं कर दिया गया। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय के समांकन। प्रति व्यक्ति कितनी आय है इसका ही इसमें देखा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय वाला सबसे मुख्य स्रोत क्या है? 41 नंबर का सही क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर जो है भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो कि छुपा हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के एग्जाम्पल आप लोग कृषि के क्षेत्र में देखा जा सकता है कि एक किसान का फैमिली है, किसान है, उसके पास कुछ ज़मीन है, ज़मीन में मान लीजिए कि वहाँ पे किसान है, उसकी पत्नी है, वो दोनों मिल के काम करके भी उतना ही प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन किसान के साथ उसकी पत्नी के साथ उसके बच्चे लोग भी काम करते हैं। बच्चे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने का, फिर भी वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको अल्प रोजगार तो मिल जाता है, कुछ समय के लिए रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन वो क्या होता है छुपा हुआ रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती, फिर भी वो लोग रोजगार करता है, प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ता है, तो इसे कहा जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया है, सही है।
यह अच्छा इसके बारे में देखेंगे। यह डाटा कब लिया गया था? 11/12 में आया था, तो इसके भी ध्यान रखेंगे। NSSO का 68वें दौर का बैठक का रिपोर्ट आया था 11/12। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया 20 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, शहरी क्षेत्रों में 33 रुपया 33 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को परिभाषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की लगभग 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, यह कथन भी सही है। भारत के 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, यह कथन गलत है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जो कि गलत है? ऑप्शन डी से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा 9.8% था, ऑप्शन बी। 45 नंबर प्रश्न है, किन राज्यों ने धारा 348(2) का प्रयोग उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। यह राज्य जो है यह धारा यानी अनुच्छेद 348(2) के तहत उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग को मान्यता देता है। यह 4 राज्य याद रखेंगे जो कि हिंदी भाषा, अपना हाईकोर्ट जो है उस हिंदी भाषा में काम करेगा। 46 नंबर है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संसद के द्वारा। संसद ही क्या कर सकती है? तो किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्र जो है बढ़ा सकती है, घटा सकती है। 47 नंबर प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किस संबोधित करता है? किसके नाम से त्यागपत्र देगा? किसको देगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के नाम से वो अपना त्यागपत्र देते हैं। उच्च न्यायालय जो शपथ ग्रहण करेंगे तो राज्यपाल उसको शपथ कराएंगे, लेकिन अगर त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं अगर राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा, तो उसके लिए 30 वर्ष रखा गया है। 25 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा 48 का सी। 49 नंबर प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके मतलब महान्यायवादी का काम क्या है? तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? सरकार को कानूनी सलाह देना। 50 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये 109 का 1 के अनुसार यह कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। 51 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं आएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का महत्व प्रदान करना, यह कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर मिल चुका है। आगे भी देख लेते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है, मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या है बी ऑप्शन में? 51 का बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसके महत्व प्रदान करना है। 52 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस अनुच्छेद में ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 40। और ये किसके दर्शन पर आधारित है? तो गांधीवाद पे आधारित है। ग्राम पंचायतों का निर्धारण बनाया जाता है। सबसे पहले तो पता ही होगा राजस्थान के नागौर जिला। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है,
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार भाग 3 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 20 सही हो जाएगा। किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो याद रखेंगे यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो देश के नागरिक होने के कारण से हमें राज्य के विरोध में कहा जाता है, राज्य के विरोध में एक्चुअल में देखा जाए तो नागरिक का अपना अधिकार होता है, राज्य से कोई लेना देना है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 35। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 54 नंबर प्रश्न है, इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। चलो अनुच्छेद 55 क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है। इसके अलावा इसमें और बात भी कहा गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र नियुक्त करेगा। यानी एक तरह से राष्ट्रपति जो होगा ना, वो राज्यपाल को कुछ अधिकार देते हैं, उसकी बात कही गई है। तो राज्यपाल को हटाना इसमें नहीं दिया गया है, बाकी सब सही मिलान किया गया है, इससे देख लेंगे। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भाग 9 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों एक जैसा दे दिया गया, 9 का ए 9 का ए। तो 9 का ए जो है ये क्या चीज़ का है? एक्चुअल में इसको एक हटा देते हैं, ये 9 अब सही है। 9 का ए क्या है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 क्या है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 56 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। अनुच्छेद 13 जो है इस संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि संसद या कोई भी विधायिका कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकार को कम करे, न्यूनीकरण करे या फिर उसको उस पर चोट करे, तो वह स्वतः ही अनुच्छेद 13 के अधीन शून्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाता है। तो अनुच्छेद 13 हो जाएगा कि आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत अनुच्छेद 13 में वर्णित है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन ये तो ग्रीन हाउस गैस है ही। तो ये चारों ग्रीन हाउस गैस है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई। ग्रीन हाउस गैस करते क्या है? तो हमारा पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि हम ज़्यादा गर्म हो रहा है, कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए बार बार हम लोग मीटिंग भी देखते हैं, तो कैसे ग्रीन हाउस गैस की जो उत्पादक हो रही है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर ही चर्चा होती है। 58 नंबर प्रश्न जो है उसको देखिए। प्रश्न कह रहा है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। यह जीवन समर्पित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको परितंत्र कहा जाता है। कॉमन सेंस वाली प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? जैव विविधता कहाँ होगी? जहाँ पे तापमान, जल, जमीन, वायु, भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था होगी, उस वहीं पे होगी। तो मरुस्थल में क्या होगा? तो केवल तापमान होता है, वहाँ पे जल नहीं होता है, ज़मीन नहीं होता है, तो मरुस्थल नहीं होता है। नदी में क्या होगा? जल तो होता है लेकिन ज़मीन नहीं होता है, भोजन की भी कम ही सोर्स रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र में तो तापमान बहुत कम हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है इन सभी जो भी क्राइटेरिया इसको पूरा करता है, इस कारण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। अगर पृथ्वी में बात करें तो इक्वेटर यानी विषुवत क्षेत्रीय जो होता है वहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अमेजन का जंगल देख लीजिए, वो जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जैव विविधता अधिकतम होती है। 60 नंबर प्रश्न है, 10
कैप्टिव नस्ल यानी एशियाई विशालकाय कछुए जिसका मनेरिया एमिस कहा जाता है मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये नागालैंड में है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो नागालैंड में, इसे ध्यान रखेंगे। वहाँ पे 10 एशियाई विशाल कछुआ जो छोड़ा गया है। 61 नंबर प्रश्न है के लिए राष्ट्रीय समिति यानी SLCVC का शुभारंभ किया। प्रश्न थोड़ा सा है ना, किसके लिए किया, किस राज्य में किया गया है, ये देखना होगा। तो चलिए इसका उत्तर जो दिया हुआ है यह है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए एक समिति गठन किया गया राज्य स्तरीय, जिसको क्या कहा गया है? SLVCV समिति बनाया गया है। तो ये गिद्धों के संरक्षण से है, ये भी ध्यान रखेंगे। केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे, जानवरों और बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इस कारण से इसको संरक्षित रखा गया है। ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जिसको संरक्षित करना आवश्यक है, अगर नहीं संरक्षण दिया जाएगा तो वो आज के जो हमारा डेवलपमेंट कल्चर, डेवलपिंग हमारी सोच है, उसके कारण से बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उन सब दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है साइलेंट वैली। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम में ST जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य में है? तो गोवा में है। गोवा में कितना प्रतिशत नगरीकरण है? तो लगभग 63% जो है वहाँ की 62.17% क्षेत्रफल जो है नगरीकरण के अंतर्गत आता है। वहीं पूछ दिया जाए किस राज्य में सबसे कम नगरीकरण है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार कहा जाता है। पामीर के पठार के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो आपका बहुत सारे मिलता है, जैसे हिंदू कुश मिलता है, वहाँ पे कुल्लम काराकोरम मिलता है। दक्षिण ओर अगर बाहर आगे आएंगे, पामीर के पठार के दक्षिण ओर आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हिमालय से भी मिलेंगे। 67 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो अक्षांशीय घास के मैदान है उसको पंपास कहा जाता है। 67 का 20 सही है। और ये जो पंपास है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में पाया जाता है। पंपास जो है यह शीतोष्ण घास का मैदान है, ब्राज़ील के पठार के पास मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोस कहा जाता है। कंपोस क्या है? तो ये ग्रीष्म में घास का मैदान है। अभी हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के 2 घास के मैदान देख लिए, एक का नाम है कंपोस जो कि ब्राज़ील के पठार में फैला हुआ है और ये गर्मी के दिनों में होता है। वहीं दक्षिण अमेरिका के मध्य में अगर जाएंगे तो पंपास हो जाएगा और यह अर्जेंटीना उरुग्वे में शीत वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। 69 नंबर प्रश्न है, महासागरीय प्रपट्टी में मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी सही है, सिलिका और मैग्नीशियम महासागरीय प्रपट्टी में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक? लगभग 5 से 10 किलोमीटर की गहराई में, 5 से 10 किलोमीटर की गहराई में इसका विस्तार फैला रहता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। दीर्घ यानी कि लॉन्ग जो विकिरण होती है, लॉन्ग रेडिएशन होती है, उसी से अपना अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? यानी पृथ्वी का यह सतह हो गया, ये अर्थ हो गया, ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें कौन सा होता है? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा? समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा? मध्य मंडल। चौथा नंबर में क्या आ जाएगा? तो आयन मंडल। पांचवा नंबर में क्या आ जाएगा? तो बाह्य मंडल। तो यही सीक्वेंस होता है। इसमें देखते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है, तो यह, और फिर बाह्य मंडल। ये सही है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होगा? तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल में तो पता ही है, वो वायुयान को उड़ाया जाता है। इसके अलावा समताप मंडल के जो बाहरी छोर हो जाएगा, इसमें क्या है? तो ओजोन भी पाया जाता है, O3 भी पाया जाता है। ताप मंडल, मध्य मंडल में कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती है। ताप मंडल जो है यानी आयन मंडल में क्या होता है? तो हमारी रेडियो तरंगें जो होती है वहाँ से टकरा के पृथ्वी पर आ जाती है। बाह्य मंडल में क्या है? तो सैटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं बाह्य मंडल में ही प्रतिस्थापित किया जाता है। 71 का ए ऑप्शन सही है। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? बृहद ग्रह मतलब कि बड़ा ग्रह की श्रेणी में नहीं है, तो मंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है वो बड़ा ग्रह नहीं है। बड़ा ग्रह में कौन कौन सा आता है? तो बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके अलावा शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह है बड़ा ग्रह के श्रेणी में आते हैं, मंगल नहीं आता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न आ चुका है इनडायरेक्ट वे में, चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें जो दिया हुआ पढ़ते हैं, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है। यह कथन तो सही है। इसका 2 इससे अधिक राज्यों में विस्तार है, यह कथन भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेमी से अधिक बारिश होती है, यह कथन भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत कोई नहीं है। जो भी प्रश्न दिया गया है, तीनों कथन जो दिया गया है वो तीनों सही है, यानी हमारा ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु क्षेत्र कौन सा है? एम प्रकार का एक मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में माना जाता है। त्रिवार्था जो कि अमेरिका के भौतिक क्या कहेंगे मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जोन में बांटा। तो पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है वो इसको एम प्रकार के जलवायु वर्गीकरण में त्रिवार्था द्वारा रखा गया था। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून जो बारिश होती है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रश्न में पूछा गया कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समान रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह पूछा जाए कि बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। बंगाल में काल बैसाखी। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। ये एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसमें ऑप्शन ये ही दिया हुआ। चलिए, कॉफ़ी वर्षा भी इसको कहा जाता है कर्नाटक के क्षेत्रों में। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना? 4096 किलोमीटर के आसपास लगभग बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। आगे बढ़ते 78 नंबर प्रश्न है। गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये गंगा के बारे में पूछा गया है, न कि भारत के बारे में पूछा गया, तो गंगा को कंफ्यूज नहीं होना। यह कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है। भारत का अगर मैप देखा जाए तो इस प्रकार से अगर शॉर्ट में मैप बनाए तो यहाँ से जो उत्तराखंड से एक साइड से गंगा निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है, और एक साइड से यहीं आसपास से यमुना भी निकलती है और ये इलाहाबाद में आके मिलती है। तो ये उत्तर वाला गंगा का उत्तरी मैदान हो गया, ये गंगा का दक्षिण मैदान हो गया। तो दक्षिण सीमा का रेखा का ये जो है यह सीमा रेखा, दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी करती है। चुम्बा घाटी स्थित है, सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। 79 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, यहाँ से हिस्ट्री का प्रश्न हमारा स्टार्ट हो जा रहा है।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक समाज के स्थापना का बहुत बड़े समर्थक थे, वेदों की ओर लौटने का नारा दिए थे। इसमें किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? रमाबाई को पंडित कहा गया है। रमाबाई के बारे में एक और बात याद रखेंगे, यह आर्य महिला सभा, आर्य महिला सभा का गठन किए थे पंडित रमाबाई। 82 नंबर है, मराठा और केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा तिलक जो है यह शिवाजी उत्सव भी मतलब स्टार्ट किए थे, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। वंदे मातरम पुस्तक किस पुस्तक में लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। 84 नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसको किस वर्ष में लिखा गया? 1875 ईस्वी में लिखा गया था। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो ये मई नहीं, जुलाई हो जाएगा, जुलाई 1857 को। डेट भी पूछ देता है, डायरेक्ट डेट भी पूछ देता है, तो 3 जुलाई 1857 में पटना से पीर अली ने, यह घटना नहीं होना चाहिए एक्चुअली, पटना होना चाहिए, पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किए था, तो 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह जो थे ब्रिगेडियर डगलस के विरुद्ध में बहुत बहादुर से लड़े थे, और इसी कारण से उन्हें बिहार के सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। 1857 की क्रांति में स्टैटिक है, इसे याद रखेंगे, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। 88 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब मुगल प्रशासन में। दास्तान-ए-आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा मीर सैयद अली, ऑप्शन सी, दास्तान-ए-आमिर हमजा नाम का चित्रांकन किया है। इसमें कहा जाता है कि इसमें लगभग 1200 से अधिक 1200 प्लस चित्रों का इसमें संग्रह किया गया था, दास्तान-ए-आमिर हमजा। और ये अलग अलग समय में, जैसे कहा जाता है कि हुमायूं के समय में भी इसमें बनाया गया, अकबर के समय में बनाया गया, तो अलग अलग टाइम में इसको शामिल किया गया था। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उसके व्यापार की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? फारूक शेर किया था। कब किया था? तो फारूक शेर 1717 में शाही फरमान देता है। क्यों के देता है? तो वो बीमार पड़ गया था और एक अंग्रेज़ जो आया था डॉक्टर हैमिल्टन, उसको इलाज किया, हैमिल्टन के इलाज करने से फारूक शेर ठीक हो गया और उसे 1717 में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान दिया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है शाही फरमान को, जो कि फारूक शेर के द्वारा दिया गया। 91 नंबर प्रश्न को देखिए, सल्तनत काल में सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? सिक्के जो है टका, ससगनी और जीतल। टका और ससगनी क्या था? तो यह चांदी का बना हुआ था, और जीतल क्या था? तो यह तांबा का बना हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी और तांबा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई थी क्योंकि 92 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च वर्ग के स्त्री शासन नापसंद था। उच्च वर्ग जो था वहाँ पर जो इलाइट क्लास था, उन लोगों को ये कभी मंजूर नहीं था कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे, इस कारण से उसने रजिया को शासक के रूप में नहीं आगे बढ़ने दिया और इसकी हत्या कर दी गई। 93 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने के शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन जो था वह
थ्योरी ऑफ किंगशिप को थ्योरी ऑफ डिवाइन के समान प्रतिपादित किया था। 94 नंबर, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगले साल द्वितीय तराइन का युद्ध होता है 1192 में, जिससे पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और गौरी जीत जाता है। तो इसे याद रखेंगे। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों यानी ऋतिजों का वर्णन मिलता है? 7 प्रकार के ऋतिजों का वर्णन मिलता है, जिसको अधर्यो, होता, ब्रह्मा, अग्निध, पोता, नेंटा, प्रशास्ता, ये 7 प्रकार के ऋतिजों का वर्णन मिलता है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद कुल कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले तो ऋग्वेद आ जाता है, फिर सामवेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? कालीबंगा, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे था। और इसकी खोज कब किया गया था? तो खोज भी लगभग 1900 आज़ादी के बाद 1952 में खोज किया गया था। वहीं पे जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। 99 नंबर प्रश्न है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु सभ्यता का पतन का कारण था? सही उत्तर हो जाएगा लगभग 900 वर्ष। 100 और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। उस समय पक्की ईंटें का प्रचलन था सिंधु घाटी में, यही सबसे इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो चलिए, आज हम लोगों ने दूसरा सेट नंबर कंप्लीट कर लिया है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। और यह कभी नहीं समझे कि यह प्रश्न जो दिया गया केवल EEDO के लिए है, ये आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तो आप लोग देख ही लिए होंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।